सुप्रभात बच्चों आज हम हिंदी निहारिका में पाठ 4 शीर्षक है देश के प्रति हमारे कर्तव्य पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दों के अर्थ को समझते हैं। आग्रह, आग्रह का अर्थ है अनुग्रह, मौके अर्थात मोहित, गौरव अर्थात सम्मान, बराबर अर्थात निशानियां, कलंक शब्द का अर्थ होता है धब्बा। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो एक प्रकार से अपने माता पिता के नाम पे क्या हो जाता है, कलंक लग जाता है। कोई हम अपने देश के लिए कोई ऐसा गलत काम करते हैं तो हमें देश की क्या कलंक लग जाता है, धब्बा लग जाता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ होगा वर्षगांठ, जन्मदिन, कुरुचि अर्थात अनिच्छा, जो हमारी इच्छा नहीं है जिसमें। पराजय का अर्थ होता है हार, विजय का अर्थ होता है जीत, संदेह अर्थात शक, श्रेष्ठ अर्थात उत्तम, सौंदर्य सुंदरता, अनुसरण करना अर्थात पालन करना। अब हम पाठ का विषय समझते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं कि अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए एवं ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे और लोगों को नुकसान पहुंचे। तो इस पाठ में लेखक हमें यही कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जो हमारे देश के लिए अच्छा हो, हमें अपने देश के लिए वफादार होना चाहिए। तो इस प्रकार का कार्य करके अपने देश का नाम सम्मान ऊपर कर सकते हैं। आगे पाठ देखिए। मैं जानता हूँ कि इतिहास की गहराइयों में उतरने का समय नहीं है, पर कहानियाँ तो सुन ही सकते हैं आप। और कहानियाँ भी ना प्रेमचंद की ना एंटन चेखोव की, दो युगों के जीवन की दो घटनाएं हैं, पर उन दो घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती है कि आप बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी उसे इतनी साफ नहीं देख सकते। तो यहाँ पे एक घटना है, यहाँ पे कोई कहानी नहीं है, ना प्रेमचंद की ना एंटन चेखोव की। यहाँ पे दो युवकों के जीवन की सच्ची घटनाएं हैं जो उसमें एक ऐसी गांठ है, बंधन है जो नागरिक और देश को एक दूसरे के साथ में बांधती है। इसे हम बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी हम नहीं समझ सकते हैं। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने फल खाने को ना मिले, उन्हें खाने को फल ना मिले, और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, लेकिन वे पा न सके। उनके मुंह से निकला जापान में शायद फल नहीं मिलते। तो स्वामी रामतीर्थ जी रेल में यात्रा कर रहे थे और उस टाइम उनका भोजन क्या था, फल ही था, और रास्ते पर उन्हें कोई फल नहीं मिला। और जब स्टेशन में वे उतरते हैं तो वहाँ भी फल खोजते हैं, लेकिन आसपास कहीं फल नजर नहीं आता है, और उनके मुख से निकलता है कि शायद जापान में फल नहीं मिलते हैं। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुनते ही वह अपनी बात बीच में ही छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजे फलों की आवश्यकता थी। तो यह बात किसी व्यक्ति ने सुन ली, है ना, किसी से वह बात कर रहा था और बीच में ही बात को छोड़कर भागा जाता है और एक टोकरी फल लाकर स्वामी जी को देता है, कहता है कि आपको इसकी आवश्यकता थी, आप लीजिए। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछे, लेकिन उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो आप अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते, बस यही इन फलों का मूल्य है। तो स्वामी जी सोचते हैं कि वह फल बेचने वाला कोई युवक है और उसका दाम मूल्य पूछने लगते हैं। तो मूल्य जो युवक था वह नहीं लेता है, वह कहता है कि मुझे मूल्य नहीं चाहिए, लेकिन स्वामी जी बहुत आग्रह करते हैं तो वह मूल्य स्वरूप कहता है कि आप जब अपने देश में जाएं तो आप यह ना कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते, बस मेरा यही इसका मूल्य है। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। वे क्यों मुग्ध हो गए? उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया। तो जब उस युवक ने इस प्रकार का मूल्य लिया कि आप जब भी अपने देश में जाएं तो यह ना कहें लोगों से कि जापान में फल नहीं मिलते हैं, तो स्वामी जी यह सुनकर बहुत ही मुग्ध हो जाते हैं, उस व्यक्ति पे खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि उसने अपने देश के गौरव की रक्षा की थी। इस गौरव की ऊंचाई का
अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगा सकेंगे। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा ग्रहण करने गया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने को लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कराया। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया, पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वह चित्र उस विद्यार्थी के कमरे में बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया। तो बच्चों, इस प्रकार से जब स्वामी जी उस व्यक्ति के किए हुए कार्य से मुक्त हो जाते हैं, तो क्यों मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि वह अपने देश की गौरव की रक्षा करता है। तो इस गौरव की जो ऊंचाई है वह हम कैसे इसका अनुमान लगा सकते हैं इस दूसरी घटना में। दूसरी घटना क्या है कि एक दूसरे देश का जो निवासी था वह जापान में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है और सरकारी पुस्तकालय में से कोई पुस्तक पढ़ने को लाता है और उस पुस्तक में कुछ ऐसे चित्र थे जो दुर्लभ थे, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं ना। तो उस चित्र को वह युवक क्या करता है, उसमें से निकाल लेता है और वापस पुस्तक को पुस्तकालय में जमा कर देता है। लेकिन एक विद्यार्थी जो था, जापानी विद्यार्थी था, वह देख लेता है उस चित्र को निकालते हुए और वह क्या करता है, पुस्तकालय में शिकायत कर देता है। पुलिस ने उसकी तलाशी ली और चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से ले लिया, निकाल लिया, है ना। और उस विद्यार्थी को क्या किया, जापान से भी निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात न थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, परंतु मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का जिसका वह विद्यार्थी था, कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो बच्चों, बात यहीं तक नहीं थी। उस विद्यार्थी ने उस दुर्लभ चित्र को चुराया था तो उसे तो जापान से निकाल दिया गया, लेकिन बाद में उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड में लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया कि उस देश का, जिस देश से वह विद्यार्थी आया था, जिसने चित्र निकाले थे, उस देश का कोई भी विद्यार्थी अगर आता है या कोई निवासी आता है यहाँ पर, तो इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता है। मतलब साफ है, एकदम साफ है कि जहाँ एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं एक युवक ने अपने काम से अपने देश का मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में लांछित करता रहा। तो हम इन दो घटनाओं से हम समझ सकते हैं कि एक युवक ने अपने देश के गौरव को ऊंचा किया और एक युवक ने अपने देश पे क्या लगा दिया, कलंक लगा दिया अपने किए हुए कर्मों के द्वारा, है ना। उसके जो कार्य किया उसने गलत, उससे कलंक लगा और अच्छा कार्य करने से उसके देश का नाम ऊंचा हुआ। तो इस प्रकार से दो घटनाएं थी। इस घटनाओं से क्या यह स्पष्ट नहीं है कि प्रत्येक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है और देश की हीनता और गौरव का ही फल उसे नहीं मिलता। मैं अपने देश का नागरिक हूँ और मानता हूँ कि मैं अपना ही देश हूँ, मैं ही अपना देश हूँ। जैसे मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए प्रत्येक छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता हूँ, वैसे ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूँ। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैं नागरिक हूँ, किसका, अपने देश का नागरिक हूँ, बल्कि मैं खुद ही देश हूँ। जैसे मैं अपने लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता हूँ, वैसे ही अपने देश के लाभ और मान सम्मान के लिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है और जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से ही सहारा पाऊँ। यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीजें तो है ही नहीं। हमें अपने को अपने देश से अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम अपने देश से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं और देश क्या है, एक ही है, ऐसा वह समझता है। मैंने जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य को करने की भावना में है। यहाँ लेखक कहते हैं कि उन्होंने अध्ययन और अनुभव से क्या सीखा है कि किसी भी कार्य को करने में, किसी कार्य की विशालता उस कार्य में नहीं है जो मन से नहीं किया जाए, बल्कि मन से किया हुआ छोटा कार्य भी बहुत बड़ा भावना की नजर से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि मैंने जीवन में अध्ययन अनुभव से यही सीखा है कि
क्षमता में नहीं है, बल्कि कार्य करने की भावना में, हमें उस कार्य को करने की हमारी भावना होनी चाहिए, है ना। बड़े से बड़ा कार्यहीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है। जब हम कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं और हमारी अच्छी भावना नहीं है उस कार्य को करने के लिए, तो वह कार्य छोटा ही समझा जाएगा। और छोटे से छोटा कार्य भी महान है यदि इसके पीछे अच्छी भावना है। महान कमाल पास उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे। राजधानी में उनकी वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई गई। देश के लोगों ने उन दिनों लाखों रुपए के उपहार भेंट किए। वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन में ऊपर चले गए तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ का उपहार भेंट करने आया। सेक्रेटरी ने कहा, अब तो समय बीत गया है। बूढ़े ने कहा, मैं 30 मील से पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। देखिए, उस टाइम तुर्की के राष्ट्रपति महान कमाल पाशा थे और उनका जन्मदिन था और बहुत ही धूमधाम से वर्षगांठ मनाई गई। और वर्षगांठ मनाने के दौरान उन्हें बहुत सारे लाखों रुपयों के उपहार भेंट में दिए गए। और जब वर्षगांठ समाप्त हो जाता है तो वे अपने भवन में अपने घर पे ऊपर चले जाते हैं। और उसी समय एक देहाती बूढ़ा, गाँव में रहने वाला जो व्यक्ति होता है वह देहाती कहलाता है ना। तो वह बुजुर्ग आदमी था, इसलिए देहाती बूढ़ा कहा गया है। तो देहाती जो बूढ़ा था वह उनकी वर्षगांठ का उपहार भेंट में देने के लिए आया था। वह सेक्रेटरी से कहता है कि अब तो समय हो चुका है। तो बूढ़ा क्या कहता है कि मैं 30 मील से पैदल चलकर आया हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई है। राष्ट्रपति तक उसकी सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे। वे उन्हीं कपड़ों में नीचे चले आए और उन्होंने आदर के साथ बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार किया। जब यह सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाती है तो राष्ट्रपति उसी वस्त्र में नीचे उतरते हैं और उनका जो भेंट था, जो बूढ़ा व्यक्ति जो सप्रेम भेंट लाया था, वह स्वीकार करते हैं। यह मिट्टी की छोटी सी हंडिया में पाँव भर शहद था, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। कमाल पाशा ने हंडिया को स्वयं खोला और उसमें 2 उंगली शहद में भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा निहाल हो गया। तो जब राष्ट्रपति आते हैं और उस हंडी को खोलते हैं, मिट्टी की हांडी है ना, मिट्टी से बना हुआ एक बर्तन था, उसमें क्या भरा हुआ था, पाँव भर शहद भरा हुआ था। वह बूढ़ा उससे मधुमक्खी का छत्ता को तोड़कर शहद को निकालकर राष्ट्रपति के लिए लाया था। जब राष्ट्रपति उसे हाथ में लेते हैं तो अपनी 2 उंगलियां उसके अंदर डालते हैं और उस बूढ़े के मुख में दे देते हैं। तो बूढ़ा यह देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, उसका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। राष्ट्रपति ने कहा, दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही मुझे भेंट किया, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ उनके दादा को गांव तक पहुंचाया जाए। तो राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि आपने जो उपहार दिया है वह मेरे लिए सबसे कीमती है ना, और क्योंकि इसमें आपका प्यार भरा हुआ है। और वे आदेश देते हैं कि शाही कार में, राष्ट्रपति का जो शाही कार है, शाही सम्मान के साथ उनके दादा को कहाँ तक पहुँचाया जाए, गांव तक पहुँचाया जाए। 30 मील गांव से पैदल चल कर आए थे, तो शाही कार में उनको बैठाकर उनके गांव तक पहुँचाया जाता है। आगे है, क्या वह शहद बहुत कीमती था? क्या उसमें मोती हीरे मिले हुए थे? नहीं, उस शहद के पीछे उसके लाने वाले की भावना थी, जिसने उसे 100 लालों का लाल बना दिया था। तो बच्चों, यहाँ पर वह शहद बहुत कीमती नहीं था। राष्ट्रपति के लिए शहद कीमती बात है क्या? उसके लिए तो लाखों के उपहार भेंट में मिले, लेकिन फिर भी वो शहद को वह बहुत ही कीमती मानता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी की भावना मिली हुई, किसी का प्यार है ना। तो इस प्रकार से शहद के पीछे उसके लाने वाले की क्या है, भावना थी, जिससे उसे 100 लालों का लाल बना दिया। हमारे देश में भी एक ऐसी घटना घटी थी। एक किसान ने रंगीन सुतलियों में एक खाट बुनी और उसे रेल में रखकर दिल्ली लाया। दिल्ली स्टेशन से उस खाट को अपने कंधे पर रखे वह भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी पर पहुंचा। पंडित जी कोठी से बाहर आए तो वह खाट उसने उन्हें दी। पंडित जी को देखकर वह इतना भावमुग्ध हो गया कि कुछ कह ही ना सका। पंडित जी ने पूछा, क्या चाहते हो तुम? उसने कहा, यही कि आप इसे स्वीकार करें। तो बच्चों, इस प्रकार की घटना अपने देश में भी होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ एक व्यक्ति था जो खाट, जो सुतली होती है ना, सुतली से खाट बुना जाता है, वह सुतली रंगीन कलर से कलर किया हुआ था और उसी रंगीन कलर सुतली से खाट बुनकर दिल्ली लाया अपने गांव से, और स्टेशन में उतरकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो भवन है वहाँ
भेंट करते हैं। पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि क्या चाहिए आपको, तो वह कहते हैं कि आप इसे स्वीकार करें। प्रधानमंत्री ने उसका यह उपहार प्यार से स्वीकार किया और अपना एक फोटो दस्तखत करके उसे स्वयं भी उपहार में दिया। पंडित जी क्या करते हैं, स्वीकारते हैं उसका भेंट और एक फोटो अपना, पंडित जी का जो फोटो है उसमें हस्ताक्षर करके उस व्यक्ति को, उस किसान को दे देते हैं। जिस दस्तखती फोटो के लिए देश के बड़े बड़े लोग, विद्वान और धनिक तरसते हैं, है ना, वह क्या उस मामूली खाट के बदले में दे दिया गया था? नहीं, वह तो उस खाट वाले की भावना का ही सम्मान था। तो सम्मान स्वरूप वह फोटो दस्तखत करके पंडित जी उसको देते हैं, जिस फोटो के लिए लोग तरसते हैं। तो यहाँ पे उनकी भावना की कदर करने के लिए उस फोटो को दिया गया था। क्यों जी, हम यह कैसे जान सकते हैं कि हमारा काम देश के अनुकूल है या नहीं? वाह, क्या सवाल पूछा है आपने। सवाल क्या है? बातचीत में आपने तो एक कीमती मोती ही जड़ दिया यह, पर इसके उत्तर में सिर्फ हाँ या ना से काम न चलेगा, मुझे थोड़ा विवरण देना पड़ेगा। यहाँ पे कहते हैं कि अपने देश के लिए कैसा काम करें, है ना, अपने जो हम काम कर रहे हैं वह उसके अनुकूल है या नहीं। तो इसके आगे विवरण दिया गया है, हम अपने कार्यों को देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत डालें। जो अपने देश के लिए जो अच्छा है वैसा ही कार्य करने के लिए अपनी आदत डालने को लेखक कह रहे हैं हमें। यह बहुत उचित है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि हम देश की भीतरी दशा को ठीक ठाक ना समझ लें और उसे हमेशा अपने सामने ना रखें। जब तक हम अपने देश की आंतरिक दशा को नहीं समझेंगे, उसके अनुकूल कार्य नहीं करेंगे, तो अपने देश को हम कैसे आगे बढ़ाने सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं, है ना। हमारे देश को दो बातों की सबसे पहले और सबसे अधिक आवश्यकता है, एक शक्ति बोध और दूसरी सौंदर्य बोध। कहने का मतलब है कि एकता, शक्ति बोध अर्थात एकता, है ना, और सौंदर्य बोध अर्थात अपने देश की जो संपत्ति है उसका बचाव करना, उसको संभालना, उचित देखभाल करना, यह सौंदर्य बोध कहलाएगा। तो बस हम यह समझ लें कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे या कुरुचि की भावना को दे। जरा अपनी बात और स्पष्ट कर दीजिए, यह आपकी राय है और मैं इससे बहुत ही खुश हूँ कि आप मुझसे यह स्पष्टता मांग रहे हैं। लेखक कहते हैं कि आप मुझसे इसे और भी अच्छी तरह से समझाने के लिए आप मुझे कह रहे हैं, तो मैं आपको आगे और भी अच्छी तरह से आपको बात कहता हूँ। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर, मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, यह गड़बड़ है, वह परेशानी है? साथ ही क्या इन स्थानों में या इसी तरह के दूसरे स्थानों में आप कभी अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देशों को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं? तो इस प्रकार की चर्चा तो हम करते ही हैं। कई जगह आपने सुना होगा, कहीं भी हम जहाँ बैठे हैं स्टेशन में या बसों में, ट्रेनों में या कहीं किसी लोगों के पास खड़े हैं, तो अपने देश की अच्छी और बुरी बात भी कहते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अच्छा था, वो अच्छा था, और इस प्रकार से अपने देश को बुरा भी कह देते हैं और किसी देश को अच्छा भी कह देते हैं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आप देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, लेखक कहते हैं कि हमें इस प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने देश को जो कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए और जो हमसे बन सकता है वैसा कार्य करना चाहिए। और आपके हाथों में सामूहिक मानसिक बल का हास हो रहा है। सुनी है आपने शल्य की बात, वह महाबली कर्ण का सारथी था। शल्य जो था वह कर्ण का क्या था? सारथी था। जब भी कर्ण अपने पक्ष की विजय की घोषणा करता, हुंकार भरता, वह अर्जुन की अजयता का एक हल्का सा उल्लेख कर देता। जब भी अर्जुन अपने दल का विजय की चर्चा करता, उसको प्रोत्साहन देता, तो जो वह शल्य था अर्जुन की अजय की छोटी सी उल्लेख कर देता और बार बार इस उल्लेख की चर्चा कभी नहीं और बार बार इस उल्लेख कर्ण के सघन आत्मविश्वास में संदेह की कड़ेट डाल देता। जब वह बार बार उसकी अर्जुन की विजय की बात कहता तो कर्ण थोड़ा हताश हो जाता था, है ना, जो उसकी भावी पराजय की नींव रखने में सफल रहा। अच्छा, आप इस तरह की चर्चा कभी नहीं करते, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, मुंह से गंदे शब्दों में गंदे भाव प्रकट करते हैं, इधर की उधर उधर की इधर लगाते हैं, अपना घर
वचन देकर भी घर वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह किसी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपके किसी काम से ठेस लगती है। तो इस प्रकार का कार्य हम करते ही हैं, कहीं भी थूक देते हैं, हम घर पे समय पे नहीं पहुँचते हैं, किसी के विश्वास को ठोकर पहुँचाते हैं, है ना। हम अपने मुख से गंदे भाव निकालते हैं, गंदे वचन निकालते हैं लोगों के लिए, है ना। केला खाकर रास्ते में फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा बाहर फेंक देते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य करते हैं वह ठीक नहीं है। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात लग रहा है। तो जब हम इस तरह के गलत कार्य करते हैं तो इस प्रकार के कार्य करने से हमारे देश का जो सौंदर्यकरण है वह खराब हो जाता है ना, उसमें ठेस पहुँचती है। आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुँच रही है। यहाँ हम सभी का कर्तव्य बन जाता है कि हमारे अपने मन वचन और कर्म से कोई हानि ना पहुँचे। दूसरे यदि अनुचित कार्य कर रहे हैं तो हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि केवल हमारे ही अनुचित काम न करने से स्थिति में कोई सुधार आने वाला नहीं है। तो हमें यह नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमें मन वचन और कर्म से ऐसा कार्य नहीं करें जो हमें दूसरों को नुकसान, हमसे किसी को दूसरे को नुकसान पहुँचे। और इस प्रकार का अनुचित कार्य भी हमें नहीं करना चाहिए या उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, या ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे करने से नहीं सुधरेगा, है ना। यदि आपके किसी गलत कार्य का अनुसरण करने वाले 50 लोग हो सकते हैं तो आपके उचित कार्य अनुसरण करने वाला कोई ना होगा, यह असंभव है। अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, है ना, तो वैसा करने वाले लोग 50 होंगे, लेकिन कोई एक आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसका भी अनुसरण करने वाले कोई तो होगा ही, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। एक व्यक्ति भी कर सकता है तो वह पर्याप्त है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप धैर्य से अपना कार्य करते जाइए, आप देखेंगे कि देर सही किंतु आपके उचित कार्य का अनुसरण करने वालों की एक बड़ी जमात आपके पीछे खड़ी है। तो हमें हताश नहीं होना है कि हम ये कार्य करेंगे तो हमारे करने से क्या होगा। तो ऐसे कार्य करने से आपका देखा देखी पीछे कई लोग खड़े हो जाएंगे, है ना, और एक दिन बहुत बड़े लोगों की जमात बन जाएगी और देश प्रगति की ओर बढ़ जाएगा। एक दिन इस जमात के आगे सभी अनुचित कार्य करने वालों को अपने हथियार डालने पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जीत हमेशा कार्य करने वालों की होगी। तो इस प्रकार से हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे देश का मान सम्मान बढ़े और हमारे देश की सुरक्षा हो और बाहर कहीं भी हम अपने देश की बुराई ना करें बल्कि उसके मान सम्मान की बात करें। तो बच्चों मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप अपने देश के लिए आपके जो कर्तव्य हैं उसे भली भांति निभाएं। धन्यवाद।